इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 15 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, किस देश ने भारत के साथ टाइगर क्लास नामक प्रथम संयुक्त वायुसेना विशेष बल अभ्यास में भाग लिया? देश का नाम पूछा जिसने भारत के साथ टाइगर क्लास नामक प्रथम संयुक्त वायुसेना विशेष बल के साथ अभ्यास में भाग लिया। ए यूनाइटेड किंगडम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी फ्रांस। इस देश का नाम है जिसने इसमें भाग लिया टाइगर क्लास में, का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लास भारतीय वायु सेना के गरुड़ विशेष बलों संयुक्त राज्य वायु सेना विशेष बलों के बीच पहली बार सहयोग का प्रतीक था। 26 मई से 10 जून तक चला था ये। उत्तर भारत में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच विशिष्ट वायु इकाइयों के बीच अंतर संचालन क्षमता, युद्ध तत्परता और परिचालन विशेषज्ञता का आदान प्रदान बढ़ाना था। यह आयोजन भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करने और विशेष अभियानों में उनके रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। इस उच्च स्तरीय सैन्य अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी दोनों लोकतंत्रों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, इजराइल ने अपने राइजिंग लायन नामक सैन्य अभियान में किस देश को निशाना बनाया? कौन से राइजिंग लायन नामक सैन्य अभियान में किस देश को निशाना बनाया इजराइल ने? यह पूछा जा रहा है। ए सीरिया को, बी लेबनान को, सी ईरान को या डी इराक को। निशाना बनाया था इसके तहत राइजिंग लायन के तहत ईरान को। इजराइल ने ईरान को निशाना बनाकर राइजिंग लायन नामक एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान शुरू किया है जिसका मुख्य ध्यान परमाणु अस्त्रों, बैलिस्टिक मिसाइल और संरचना और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर है। यह अभियान दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक है, खासकर ईरान की परमाणु महत्व और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर के। राइजिंग लायन नाम बाइबिल के एक संदर्भ से लिया गया है जो शक्ति और विजय का प्रतीक है और इजराइल के रणनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के इरादे को दर्शाता है। यह कार्रवाई मध्य पूर्वी भू राजनीति में एक मोड़ का प्रतीक है और इस क्षेत्र में नाजुक सुरक्षा परिदृश्य को रेखांकित करती है जिसके वैश्विक कूटनीतिक और रक्षा गठबंधनों पर संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं, जिससे वैश्विक कूटनीतिक और रक्षा गठबंधनों पर संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकारी कंपनी रेलवे परियोजना के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए RVNL के साथ बातचीत कर रही है? पूछ रहा है, किस देश की सरकारी कंपनी रेलवे परियोजनाओं के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए RVNL के साथ बातचीत कर रही है? ठीक है, ए रूस, बी फ्रांस, सी चीन या डी संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी कंपनी। कौन सी? ये रूस की सरकारी कंपनी है, वो RVNL के साथ बातचीत कर रही है किसके लिए? छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए। रेलवे मंत्रालय के अधीन रेल विकास निगम लिमिटेड रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम के साथ प्लग मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के निर्माण के लिए बातचीत कर रही है। 55 मेगावाट क्षमता वाले इन रिएक्टरों का उद्देश्य ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऊर्जा प्रदान करना है। कितने बनाए जाएंगे? कुल 8 SMR प्रस्तावित किए गए हैं जो बड़े पैमाने की परिवहन परियोजना के लिए स्वच्छ और अधिक कुशल ऊर्जा समाधानों की ओर बदलाव पर जोर देते हैं। यह सहयोग बुनियादी ढांचे में उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी को शामिल करने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के भारत के प्रयासों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 12वीं
वही 12वीं सीनियर महिला एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता? ए ईहान झांग ने, डी क्वीन न्यूगियन ने, डी दीपक कर्माकर ने, या डी प्रवीत नायक ने। किसने जीता? ये जीता है प्रणीत नायक ने, कांस्य पदक जीता था वर्ल्ड फाइनल में। ये सीनियर महिला एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक जीता परिणति नायक ने। परिणति नायक ने दक्षिण कोरिया, आप ये दक्षिण कोरिया के जेचियोन में आयोजित 12वीं सीनियर महिला एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक हासिल किया। एशिया के शीर्ष प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए नायक ने दमदार प्रदर्शन किया और अपनी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में इजाफा किया। यह पदक तुर्की के अंताल्या में आयोजित FIG विश्व कप में उनके द्वारा जीते गए कांस्य पदक के बाद आया है, जिसने वैश्विक जिम्नास्टिक स्पर्धा में निरंतरता और प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि के साथ 30 वर्षीय यह जिम्नास्ट महाद्वीपीय मंच पर भारतीय जिम्नास्टिक की प्रतिष्ठा को और ऊंचा उठा रही हैं और इस खेल में भविष्य के एथलीटों को प्रेरित कर रही हैं। अगला प्रश्न है, 12 जून 2025 को 137वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति यानी OSCC की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी विशाखापट्टनम में, या डी कोचीन में। यहाँ इसका आयोजन हुआ था ये नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल के नेतृत्व में 12 जून 2025 को नई दिल्ली में से 137वीं OSCC बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा और खुफिया क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों को तटीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच पर लाया गया। यह उच्च स्तरीय समन्वय भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समुद्री और संरचना की सुरक्षा में सरकार की रणनीतिक रुचि को दर्शाता है। राजधानी और प्रशासनिक केंद्र होने के नाते नई दिल्ली को गृह और विदेश मंत्रालय, ONGC और विभिन्न रक्षा बलों जैसी कई राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए आयोजन स्थल के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 12 जून को, बी 13 जून को, सी 14 जून को, या डी 15 जून को। ये मनाया जाता है कब? 13 जून को। ऑप्शन बी, सॉरी 13 जून को नहीं, 15 जून को, गलत लगा दिया। ये मनाया जाता है 15। विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, ताकि वृद्धों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, शिक्षा, शोषण पर प्रकाश डाला जा सके। 2011 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिवस शिक्षा में वृद्धि, मजबूत सुरक्षात्मक कानून और समुदायों व सरकारों दोनों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान करता है। 2025 में यह दिवस पर रविवार को पड़ेगा। 2025 यह दिवस कब पड़ेगा? रविवार को पड़ेगा, जो दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, अधिकारों और सुरक्षा को बनाए रखने के अपने मिशन को जारी रखेगा। इस पहल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और INPEA जैसे वैश्विक संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जो विशेष रूप से कमजोर और उपेक्षित आबादी में वृद्धजन दुर्व्यवहार की बढ़ती चुनौती से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। अगला प्रश्न, मारुति सुजुकी ने वाहन वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ए उज्जीवन लघु वित्त के साथ, बी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के साथ, सी
एयू लघु वित्त के साथ या डी जन लघु वित्त के साथ। एक किसके साथ साझेदारी किया? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के साथ साझेदारी की। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए वाहन वित्त समाधान उपलब्ध कराने हेतु स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन है यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से इक्विटास अपने व्यापक ग्राहक आधार और वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाकर मारुति सुजुकी के व्यापक वाहन पोर्टफोलियो का समर्थन करेगा। इस सहयोग से न केवल संभावित कार खरीदारों को आसान ऋण विकल्पों का लाभ मिलेगा, बल्कि दोनों कंपनियों को अपनी बाजार उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। मारुति सुजुकी के ऑटोमोटिव नेतृत्व को इक्विटास की वित्तीय पहुंच के साथ जोड़कर इस कदम से ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार और ऑटोमोबाइल तथा बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में विकास को गति मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, किस भारतीय एजेंसी ने इंटरपोल से देश का पहला सिल्वर नोटिस प्राप्त किया? ए प्रवर्तन निदेशालय, बी केंद्रीय जांच ब्यूरो, सी राष्ट्रीय जांच ब्यूरो या डी राजस्व खुफिया निदेशालय। तो कौन सी है? केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI। सीबीआई को सिल्वर नोटिस प्राप्त हुआ किससे? ये इंटरपोल से। फ्रांसीसी दूतावास वीजा धोखाधड़ी, ये फ्रांसीसी दूतावास है जहाँ पे वीजा धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को इंटरपोल से भारत का पहला सिल्वर नोटिस प्राप्त हुआ। यह नोटिस अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार छिपी हुई आपराधिक आय का पता लगाने में मदद करने का एक साधन है, जिससे एजेंसी के जटिल मामलों में धन के लेन देन पर पता लगाने की क्षमता बढ़ जाती है। यह कदम आपराधिक जांच में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करता है और इंटरपोल के विशेष संसाधनों के बढ़ते उपयोग का संकेत देता है। इस हाई प्रोफाइल मामले में CBI की भागीदारी वैश्विक संबंधों वाले अंतर्राष्ट्रीय अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने में इसकी केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार नए एयर कंडीशनरों के लिए न्यूनतम परिचालन तापमान क्या होगा? ए 20 डिग्री सेल्सियस, सी 22 डिग्री सेल्सियस, सी 24 डिग्री सेल्सियस या डी 26 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूनतम परिचालन तापमान होगा 20 डिग्री सेल्सियस। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत में सभी नए एयर कंडीशनरों के लिए 20 से 28 की सीमित तापमान सीमा में संचालन अनिवार्य करने की योजना बना रहा है। इस उपाय का उद्देश्य समग्र ऊर्जा खपत को कम करना और विशेष रूप से गर्मियों के चरम गर्म महीनों के दौरान शीतलन प्रणालियों के अधिक टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना है। 20 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम सीमा निर्धारित करके सरकार का लक्ष्य आराम और ऊर्जा दक्षता में संतुलन स्थापित करना। यह पल देश भर में ऊर्जा संरक्षण की एक व्यापक रणनीतिक हिस्सा है, जिसमें बैटरी भंडारण और संरचना के लिए समर्थन और स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त व्यवहार्यता अंतर्निधि तंत्र शामिल है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 12 जून को, बी 13 जून को, सी 14 जून को या डी 15 जून को। मनाया जाता है 13 जून को। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इस दिवस का उद्देश्य हानिकारक रूढ़ियों को चुनौती देना, भेदभाव को कम करना और इस के बारे में लोगों को समझ बढ़ाना है। लोगों की समझ बढ़ाना है। यह मानवाधिकारों के मुद्दों को उजागर करने, समावेशी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को प्रोत्साहित करने और समान व्यवहार की वकालत करने के मंच के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में इस तिथि की आधिकारिक घोषणा की गई थी। अब की गई 2014 में।
और पहली बार 2015 में इसे मनाया गया था। 13 जून 2000, ठीक है, 13 जून 2025 को इस विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त जागरूकता का कार्यक्रम का 16वां वर्ष होगा। थैंक यू।